हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 7 के बारे में। और आप लोगों को पता है हमारी ये सीरीज उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ के साथ साथ जो 854 पदों पर भर्ती आई है, इसी के साथ साथ कनिष्ठ सहायक के 751 पद और यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कराए जाते हैं जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में, जिसमें हम उत्तराखंड जीके से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, अगर आप इस सीरीज देख रहे हैं तो आप अपने साथ में पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें। साथ ही इंपोर्टेंट प्रश्न तो है ही है, लेकिन प्रश्न के साथ साथ में जितनी भी एडिशनल नॉलेज मैं आप लोगों को देता हूं उतनी आप लोगों को गेन करनी है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में आपको रटा रटाया प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए थोड़ा सा प्रश्न को टेढ़ेगा मोड़ेगा, वो आपको जज करने की कोशिश करेगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा और कितनी बेहतरीनता से आपने तैयारी करी है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और चीजों को अगर आप रिलेट करते हुए पढ़ते हैं तो आप लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने उत्तराखंड की कई सारी वीडियोज अपने YouTube चैनल पे अपलोड की हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी लगभग 60% सिलेबस आपको यूके ट्रिपल एससी का उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 7। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रसार हेतु किस वर्ष आरोही परियोजना शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अब ये बात आती है कि आरोही परियोजना किससे संबंधित थी। तो आरोही परियोजना कंप्यूटर शिक्षा के संबंध में है, ठीक है। और आरोही परियोजना को शुरू किसके द्वारा किया गया था। तो जो परियोजना है इसे शुरू किया गया था इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सहायता से। और ये जो परियोजना थी कब शुरू की गई, 19 मई 2002 को यह परियोजना शुरू की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है कि क्या आरोही परियोजना कब शुरू की गई, ये की गई 19 मई 2002 को। और इसी के साथ साथ प्रश्न ये भी बन सकता है कि आरोही परियोजना का संबंध किससे है। तो कंप्यूटर शिक्षा प्रसार से इसका संबंध है, और विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार हेतु इस परियोजना को 19 मई 2002 को शुरू किया गया था। किसके किसके सहयोग से दोस्तों, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी कहां स्थित है। तो माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी देहरादून में स्थित है। यहीं से एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या एचपी आईटी एकेडमी या आईटी अकादमी कहां स्थित है। तो ये स्थित है कहां पे दोस्तों, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। तो इतने पॉइंट आपको यहां से एग्जैक्टली याद करने हैं। यहीं से दोस्तों आरोही परियोजना के संबंध में ही एक और प्रश्न आता है, उत्तराखंड में साइंस सिटी किसे कहा जाता है। तो देहरादून को उत्तराखंड में साइंस सिटी कहा जाता है। और उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहां स्थित है, विज्ञान धाम। तो उत्तराखंड में विज्ञान धाम भी कहां स्थित है, देहरादून में ही स्थित है। अगला दूसरा हमारा प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित श्रृंगी ऋषि को समर्पित मंदिर कहां स्थित है। तो श्रृंगी ऋषि को समर्पित मंदिर दोस्तों अगस्त मुनि में स्थित है, ठीक है। अगस्त मुनि कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और इसी अगस्त मुनि को अगस्त ऋषि की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अगस्त ऋषि की तपस्थली के रूप में भी अगस्त मुनि को ही जाना जाता है, जो कि कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी। रुद्रप्रयाग जनपद का प्राचीन नाम क्या है, पुनाण। और यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुनाल, ठीक है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान शिव के पराक्रमी सैनिक भोगादित्य देवता का मंदिर कहां स्थित है, यानी कि भोगादित्य देवता मंदिर कहां स्थित है। तो ये स्थित है अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। क्या, भोगादित्य देवता मंदिर कहां, अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में, ठीक है। बाकी आपको बताइए केदारनाथ कहां स्थित है, ये भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, ठीक है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही के रूप में भागीरथी देवी को जाना जाता है। किसे, भागीरथी देवी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी, वो थी भागीरथी देवी। अब यहीं से एक और प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड में प्रथम बार जेल जाने वाली महिला कौन थी। वो थी बिस्नी देवी शाह। बिस्नी देवी शाह उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा किसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था। तो कुंती वर्मा। और ये 3 के 3 प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि कुली बेगार खत्म करने हेतु कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया, वह उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, यानी कि कुली बेगार खत्म करने हेतु कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कुली बेगार प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। यह प्रश्न पूछा गया यहाँ पे दोस्तों। तो चौथा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन जो था, कब हुआ था चौथा अधिवेशन, ये हुआ था 1920 में। कहां हुआ था, काशीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हरगोविंद पंत ने। और इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भाई आप कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक और मैं बात बता दूं, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा था कि पहली बार कुली बेगार प्रथा के संबंध में कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में चर्चा की गई थी, तो दूसरे अधिवेशन में। तो देखिए अलग अलग फैक्ट है ना यहाँ पे। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना
कब हुई, क्या हुई, कौन से अधिवेशन कहां हुए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप सर्च कीजिएगा कुमाऊं परिषद भाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, आपको वीडियो मिल जाएगी और सभी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर हमारा प्रश्न था कि कुली बेगार खत्म करने हेतु कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो चौथे अधिवेशन में निर्णय लिया गया था और ये चौथा अधिवेशन हुआ कब था, 1920 में हुआ था। कहां हुआ था, काशीपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये करती हरगोविंद पंत ने। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुमाऊं परिषद के बारे में बता देता हूं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब प्रश्न आता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कहां हुई थी, तो ये हुई थी मझेड़ा में, मझेड़ा अल्मोड़ा में। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मझेड़ा अल्मोड़ा में है या नैनीताल में, ठीक है। तो पहले जिस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, तो ये मझेड़ा नामक जो स्थान था यह नैनीताल के अंतर्गत आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अल्मोड़ा में आता है। तीसरा प्रश्न, यहां से प्रश्न पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 1916 में ही मझेड़ा अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। अगला यहां से प्रश्न आया है जो कि हाईकोर्ट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। देखिए दोस्तों, 1916 में प्रथम बैठक है और प्रथम अधिवेशन कब है, 1917 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1917 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न पूछा गया था कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, तो अल्मोड़ा में। कहां पे किया गया था दोस्तों, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कुमाऊं परिषद से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रथम बैठक 1916 और प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो 1917। कहां हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। अब यहीं से अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ये करना है। तो सबसे पहला अगला ये प्रश्न आता है कि कोई कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6 अधिवेशन हुए थे। कब, देखिए 4 तो लगातार हुए थे, 1917, 1918, 1919 और 1920, फिर 1923 और फिर 1926, ठीक है। और 1926 में ही क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय कर दिया गया था 1926 में। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी। ये सभी चीजें आपको रिलेट करके पढ़नी होंगी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। इस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था, यह था स्टिप। इनका अगर हम पूरे नाम की बात करें तो स्टिप का नाम था एनसी स्टिप, नाम था इनका एनसी स्टिप, जो कि 1925 से लेकर 1931 तक क्या रहे थे, कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। और ये कुमाऊं के 17वें कमिश्नर थे। 16वें कौन थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जल्दी बताइए 16वें कमिश्नर कौन थे कुमाऊं परिषद के। कुमाऊं परिषद के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी चीजें बताई जा चुकी हैं पहले, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में कब किया जाता है, तो थड़िया नृत्य कब किया जाता है, तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है क्या, थड़िया नृत्य। अब ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा गया, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों कौन सा, थड़िया नृत्य, जो कि कहां किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। एक बार समीक्षा अधिकारी के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तराखंड का कौन सा नृत्य ऐसा है जो कि बिना गीत के किया जाता है, तो वह है छोलिया नृत्य, यानी कि बिना गानों के या बिना गीत के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, छोलिया नृत्य। और महिला के प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, थड़िया नृत्य है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा कि उत्तराखंड में थड़िया क्या है, तो उत्तराखंड में थड़िया क्या है, नृत्य है। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में अलगोजा क्या है, अलगोजा क्या है। यार आप बताइए, अलगोजा तो जो लोग कुमाऊनी गढ़वाली है उनको तो बस नॉर्मली पता है, अलगोजा भाई बांसुरी है। अल्मोड़ा क्या है पूछा गया था, तो वाद्य यंत्र है, सभी को पता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न ना एग्जाम में आते हैं। आप अपने कल्चर को, आप अपने स्टेट को कितना जानते हैं, एग्जामिनर ये देखने की कोशिश करता है आपसे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि उत्तराखंड के किस जनपद में चैती मेला आयोजित होता है। और ये चैती मेला तो मतलब 7 से 8 बार आज तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। चैती मेला कहां आयोजित होता है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में, काशीपुर में। इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चैती मेला कब आयोजित होता है, तो चैत्र की नवरात्रियों में, चैत्र नवरात्रि में यह चैती मेला आयोजित होता है। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चैती मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, किस मंदिर परिषद के में आयोजित किया जाता है, तो काशीपुर में किया जाता है। और कौन से मंदिर परिषद के उसमें आयोजित किया जाता है, तो बाला सुंदरी मंदिर कह सकते हैं आप, कुंडेश्वरी मंदिर उसके आस, मतलब पूरे काशीपुर में मेनली बाला सुंदरी मंदिर, ठीक है, बाला सुंदरी मंदिर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बाला सुंदरी मंदिर या कुंडेश्वरी मंदिर भी आप इसे कह सकते हैं। तो बाला सुंदरी मंदिर कहां है, ये काशीपुर में ही स्थित है। कुंडेश्वरी मंदिर कहां स्थित है, ये भी काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। यहीं से एक प्रश्न आता है कि उज्जैनी देवी मंदिर कहां स्थित है, उज्जैनी देवी मंदिर ये भी उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है। यहीं से एक और प्रश्न आता है कि खुजली देवी मंदिर कहां स्थित है, खुजली देवी मंदिर ये भी कहां है, काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। यहीं से एक प्रश्न आता है कि ज्वालपा देवी मंदिर कहां स्थित है, तो ये भी कहां स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है। यहीं से एक प्रश्न और आता है कि मोंटेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है, ये भी कहां है, काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में ही स्थित है। तो एग्जामिनर ना आपको ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछता है, आपको इन चीजें समझ के करनी पड़ेंगे, ठीक है। यहीं से एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि उज्जैन का किला कहां स्थित है, उज्जैनी किला कहां स्थित है, तो ये भी काशीपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि काशीपुर किला कहां स्थित है, तो ये भी काशीपुर में ही स्थित है। काशीपुर जो कि तराई भाबर के प्रमुख केंद्र के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है। काशीपुर की स्थापना किसने करी थी, एग्जाम में पूछा गया है, काशीनाथ अधिकारी ने की थी। अब यहीं से एक और प्रश्न आया था कि ये काशीनाथ अधिकारी किसके काल में
एक वो था सामंत था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो बाज बहादुर चंद के। ठीक है, अब ये बाज बहादुर चंद ही था। अब आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, कहीं आपको देवीचंद मिलेगा, कहीं आपको रुद्रचंद मिलेगा, लेकिन आयोग ने क्या माना था, बाज बहादुर चंद माना था। तो काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने की थी, क्योंकि बाज बहादुर चंद का एक सामंत था। तो ये चीजें ना रिलेट करके आपको पढ़नी पड़ेंगी। उज्जैनी किला काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में जो किला है, काशीपुर का किला किसने बनाया था, ये बनाया था शिवदत्त जोशी ने। ठीक है, शिवदत्त जोशी ने, जो कि हर्षदेव जोशी जी के पिताजी थे। अब ये प्रश्न आता है कि बाला सुंदरी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर, या हम कहें ज्वालपा देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने एक उज्जैनी का किला बनाया था और वहीं पर स्थित है अभी वर्तमान में क्या, बाला सुंदरी मंदिर। तो मुगल शैली में निर्मित मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है, किले के रूप में इसे जाना जाता है, और औरंगजेब के द्वारा किए गए 16 कार्यों में एक प्रमुख कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। तो अगर आप ऐसे करके रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो एग्जामिनर आपसे कैसे ही भी घुमा के प्रश्न पूछ दे, आप वहां पे उसे आसानी से टैकल कर लेंगे। तो चैती मेला कहां लगता है, उधमसिंह नगर में। चैत्र नवरात्रि में इसका आयोजन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड में थारू समुदाय या बोक्सा समुदाय अधिकांशतः कहां निवास करते हैं। तो उत्तराखंड में थारू समुदाय और बोक्सा समुदाय अधिकांशतः दोस्तों उधमसिंह नगर जनपद में निवास करते हैं। अगर हम उधमसिंह नगर जनपद ना भी कहें तो तराई भाबर, आप इसे कह सकते हैं कि तराई भाबर क्षेत्र में थारू और बोक्सा समुदाय अधिकांशतः निवास करते हैं। और थारू और बोक्साओं के गढ़ के रूप में भी उधमसिंह नगर जनपद को ही जाना जाता है, थारू और बोक्सा के गढ़ के रूप में। मेनली अगर आपने तराई भाबर का इतिहास पढ़ा होगा ना, तो वहां पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि थारू समुदाय और बोक्सा समुदाय को क्या कहा जाता है, मलेरिया प्रूफ मानव, या फिर एंटी कुछ इस टाइप से इनको कहा जाता है, मलेरिया प्रूफ मानव, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले मलेरिया या हैजा इस टाइप की बीमारियां रहती थी, लेकिन ये लोग इससे क्या थे, मुक्त थे। इसी कारण थारू समुदाय और बोक्सा समुदाय अधिकांशतः कहां निवास करते हैं, उधमसिंह नगर जनपद में निवास करते हैं, मुख्यतः कहां, तराई भाबर वाले एरिया में। ठीक है, बोक्सा समुदाय के गढ़ के रूप में ना वैसे दोस्तों जाना जाता है चंपावत का बनबसा, जो कि कहां पड़ता है, चंपावत जनपद में पड़ता है। लेकिन यहां पर हमें अधिकांशतः पूछा गया है, तो उधमसिंह नगर, या फिर आप यहां पे तराई भाबर भी याद रख सकते हैं, तराई भाबर। ठीक है, और थारू समुदाय, बोक्सा समुदाय, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि जो हमारी उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, इसे जनजातियां कब घोषित किया गया था, तो 1967 में घोषित किया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। अब यहीं से एक और प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, उत्तराखंड की थारू है। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी दोस्तों, वह है राजी जनजाति। अब यहीं से एक और प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। अब यहीं से एक और प्रश्न पूछा गया है कि भारत तिब्बत व्यापार हेतु या सौका हुड़िया व्यापार हेतु कौन सी जनजाति प्रसिद्ध थी, तो भोटिया जनजाति प्रसिद्ध थी। तो इस तरीके से ना आपको ये चीजें रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहीं से देखिए, मैंने आपको बताया थारू समुदाय, बोक्सा समुदाय अधिकांशतः उधमसिंह नगर जनपद में निवास करता है। उधमसिंह नगर कहां पड़ता है, तराई भाबर एरिया में। ठीक है, जो हम उत्तराखंड का तराई भाबर का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पर आप सबसे पहले इन चीजों को पढ़ेंगे कि उधमसिंह नगर जनपद के आसपास का पूरा क्षेत्र ही तराई भाबर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। उधमसिंह नगर जनपद देखिए उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद है, इसके नीचे रुहेलखंड वाला एरिया पड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चंपावत का टनकपुर तक का भाग, बनबसा टनकपुर तराई भाबर में आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें नैनीताल में हल्द्वानी वाला एरिया, रामनगर वाला एरिया और कोटा बाग, ये वाला एरिया हमारा क्या तराई भाबर में आता है। थोड़ा बहुत हमारा पौड़ी का कोटद्वार वाला एरिया भी तराई भाबर में आता है। तो ये चीजें तराई भाबर की एरिया के। ठीक है, अब देखिए तराई, अब यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि तराई जिला कब बनाया गया था, तो 1842 में सबसे पहले क्या बनाया गया था, तराई जिले का गठन किया गया था। अब आप अजय राउत पढ़ेंगे तो अजय राउत में दिया गया है कि तराई जनपद का गठन शायद 1862 दिया गया एक जगह पे, लेकिन 1862 में क्या होता है, उसका पुनर्गठन किया गया था। तो तराई जनपद कब बना, 1842 में बना। पुनर्गठन कब किया गया, 1862 में किया गया। ठीक है, तो ये चीजें ना रिलेट करते हुए चीजें पढ़ने की होती है। ठीक है, और तराई भाबर का मतलब मुख्यतः तराई भाबर को बसाने का श्रेय किसको आता है, हेनरी रैमजे को। इसी कारण हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता है, जो कुमाऊं कमिश्नर हमारे हेनरी रैमजे थे, इन्हें तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। तो और उत्तराखंड का सबसे चर्चित कमिश्नर बादशाह, बेताज बादशाह, या हम कहें प्रसिद्ध कमिश्नर, जादुई कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे ही था। तो ये चीजें 1857 की क्रांति के समय पे कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। तो ये चीजें होती है रिलेट करने की। ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं एडिशनली, ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के मध्यकालीन कत्यूरी शासक सुभिक्ष राजदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में अंतरंग विषय का उल्लेख किस रूप में किया गया है। इस प्रश्न से ज्यादा जरूरी इसकी व्याख्या दोस्तों, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न बात करते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि उत्तराखंड का सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है क्या, कार्तिकेयपुर राजवंश। और अगर उत्तराखंड का सबसे पहला राजनीतिक राजवंश पूछे जाएगा तो है कुलिंद राजवंश। राजनीतिक राजवंश कुलिंद, ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश भी कार्तिकेयपुर की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश, इनकी प्रारंभिक राजधानी कहां थी, जोशीमठ चमोली में। बाद में इनकी राजधानी कहां हुई, बैजनाथ बागेश्वर में। ठीक है, तो ये चीजें अब देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के ऊपर वैसे मैं हिस्ट्री में वीडियो बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के मध्यकालीन कत्यूरी शासक सुभिक्ष राजदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख में अंतरंग विषय का उल्लेख किस रूप में किया गया है। तो अंतरंग विषय का उल्लेख एक प्रशासनिक इकाई
के रूप में किया गया, यानी कि जो इसका हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला है इसमें कहा गया है कि अंतरंग विषय क्या है, एक प्रशासनिक इकाई उस टाइम पे कत्यूरियों की हुआ करती थी। तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में ना इस प्रकार से बन जाएगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश में अंतरंग विषय निम्न में से किससे संबंधित है? एक प्रशासनिक इकाई है, एक किला है, एक क्षेत्र है, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश ने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां से आता है जरूरी क्या है, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ज्यादा जरूरी है कि ये पांडुकेश्वर नामक स्थल कहां स्थित है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पांडुकेश्वर नामक स्थल कहां स्थित है, ये स्थित है जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ के ही पास में चमोली जनपद में पड़ता है क्या, पांडुकेश्वर, क्या पांडुकेश्वर, ठीक है। और इसी पांडुकेश्वर को में ही पांडव शिला भी स्थित है। 5 पांडवों से रिलेशन होने के कारण इस स्थान को पांडुकेश्वर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यह है पांडुकेश्वर, एक है पांडुखोली गुफा। पांडुखोली गुफा कहां है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है। पांडुकेश्वर कहां है, जोशीमठ चमोली में है। तो ये टर्म ना आपको समझते हुए पढ़े। पांडव शिला कहां स्थित है, तो पांडव शिला कहां है, पांडुकेश्वर चमोली में ही स्थित है, जोशीमठ के आसपास में पड़ता है पांडुकेश्वर चमोली। अब यहां से देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, यहां से देखिए समीक्षा अधिकारी के 3-4 एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया किसमें, संस्कृत भाषा में। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, अगली बार प्रश्न पूछा गया था ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस लिपि में लिखा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि में यह लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको रिलेट करते हुए पढ़नी पड़ेंगी। और अंतरंग विषय मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, मतलब जो पार्ट 6 था उसमें मैंने आपको बताया कि अंतरंग विषय था क्या। तो आप कमेंट आप करके बताएंगे मुझे कि अंतरंग विषय क्या था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न की थ्योरी भी ना काफी मतलब अटपटी सी है, और इतना तगड़ा क्वेश्चन आयोग ने यहां से बनाया था ना, जो कि अगर आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा तो आप कभी सही नहीं कर सकते। जैसे कि नॉर्मली ये प्रश्न है हमारा, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है पातीराम, राय बहादुर पातीराम, डॉक्टर राय बहादुर पातीराम इनका पूरा नाम है। तो देखिए ये प्रश्न ना सबको याद रहता है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, पातीराम। अब देखिए एग्जामिनर का मैं आपको लेवल बता रहा हूं, एग्जामिनर ने क्या प्रश्न पूछा। एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा कि डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित करी थी। प्रश्न क्या पूछा था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित करी थी। ऑप्शन था अंग्रेजी, संस्कृत, गढ़वाली या हिंदी। अधिकतर लोगों ने गढ़वाल का इतिहास देखा, पातीराम का नाम सुना तो इन्होंने क्या किया, गढ़वाली मांग दिया, किसने हिंदी मार दिया। अब देखिए लैंग्वेज समझिए, जो गढ़वाल का इतिहास ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है ना, ये पुस्तक कौन सी है बताइए, ये है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। अगर किसी को भी अगर ये गढ़वाल का इतिहास पुस्तक से इनकी पुस्तक का नाम याद आता ना, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, अब देखिए इसका नाम ही क्या है इंग्लिश में, तो ये किस भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई थी। तो ये एग्जामिनर के पूछने का लेवल है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग ना तैयारी करनी है। अगर आप ऑनलाइनर के भरोसे बैठे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग बुक्स पढ़िए, आपके बुक्स है तो बुक्स पढ़िए, जो भी सोर्सेज है आपके पास उनको पक्का करिए, ठीक है। एक मात्र परीक्षा वाणी पढ़ के नहीं होगा, हालांकि परीक्षा वाणी सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन उसके साथ में आपको अजय रावत, यशवंत कटोच, बलौंदी, घनश्याम जोशी और डीडी शर्मा से भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो आपके रटन तो विद्या पर आधारित नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि आप कैसे टैकल करते हैं क्वेश्चंस को। कभी भी आपके रटे रहे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें, और अगर आपने एक बार वो चीजें पढ़ी रहती हैं तो आपको लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो प्रश्न था हमारा, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, वो है डॉक्टर राय बहादुर पातीराम, ठीक है। अब देखिए राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी, प्रश्न पूछता है तो पातीराम को, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न क्या पूछा गया था कि डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित करी थी, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करी थी। अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा और लिपि क्या थी, तो कत्यूरी राजवंश की या कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर हम बात करें क्या, राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग के द्वारा। और कत्यूरी राजवंश की लिपि क्या हुआ करती थी, तो कुटिला लिपि। कुटिला लिपि क्या, कुटिला लिपि। लिपि पूछेगा तो कुटिला, और भाषा पूछेगा तो क्या, संस्कृत भाषा। ये चीज आपको, और कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश के ऊपर आपको अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है कि वृहत हिमालय, जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री क्षेत्र भी कहते हैं, का फैलाव उत्तराखंड के कितने जिलों में है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी यूकेपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। यूकेपीएससी ने इसका आंसर माना था 5 और बुक्स में आपको मिलेगा 6। तो एक्चुअलिटी में इसका जो फैलाव है मुख्यतः 5 जनपदों में ही है, लेकिन आई थिंक रिवर्स आंसर की मैं यूकेपीएससी ने इसका आंसर चेंज कर दिया था, 6 कर दिया था, तो आपको भी 6 ही याद करना है, ठीक है। ये हम कहें बृहत हिमालय, महान हिमालय, या हम कहें हिमाद्री क्षेत्र का फैलाव उत्तराखंड के कितने जनपदों में, 6 जनपदों में। अब देखिए बृहत हिमालय, महान हिमालय यानी कि क्या, जहां पर भी हमारे उत्तराखंड में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, भले ही नंदा देवी की बात करें, कामेट की बात करें, पिंडारी की बात करें, केदारनाथ की बात करें, सतोपंथ की बात करें, जो शिखर है, ये जो पर्वत है, कामेट हो गया, त्रिशूल हो गया, यह सभी कहां बृहत हिमालय में पड़ते हैं। तो बृहत हिमालय यानी कि बृहत हिमालय उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पर्वतीय जिले जो है कौन कौन से, देखिए आपने अगर उत्तराखंड का मैप देखिए, ऐसे आयताकार है ना हमारा मैप, तो यहां पर जो ये जो जिले है ना, ये हैं उत्तराखंड के क्या पर्वतीय जिले, जिन पे हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए उत्तरकाशी,
वृहत हिमालय का फैला हुआ उत्तरकाशी में। अगला कहाँ, चमोली, चमोली के साथ साथ में कहाँ पे, बागेश्वर में, बागेश्वर के साथ में कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के साथ कहाँ, यहाँ पे रुद्र, चमोली सॉरी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और थोड़ा बहुत आपको इसका प्रसार देखने को मिलेगा कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वृहत हिमालय का फैलाव उत्तराखंड के कितने जिलों में है, वृहत हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र का, तो 6 जिलों में है। 6 जिले कौन कौन से, देखिए, उत्तरकाशी हो गया सबसे ऊपर, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, उत्तरकाशी के जस्ट बगल में आप देखेंगे क्या, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के साथ साथ में कहाँ पे, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये मुख्यतः इन 5 जनपद में ना मुख्यतः है, थोड़ा बहुत पार्ट इसमें फिर टिहरी गढ़वाल का भी आता है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल लगा के हमारे क्या होता है, 6 जनपदों में इसका प्रसार माना जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपको देखिए रिलेट करते हुए क्या, आप देखिए वृहत हिमालय का पूछा गया, अब प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछा, निम्न में से किस जनपद में वृहत हिमालय का फैलाव नहीं है, 3 यहां से दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो ना आपको ये प्रश्न, ये जो चीजें हैं ना टैकल करनी दोस्तों आनी चाहिए, तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। ऐसे देखिए वृहत हिमालय हो गया तो मध्य हिमालय का पूछ देगा, लघु हिमालय का पूछ देगा, या शिवालिक क्षेत्र का पूछ देगा, तो ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करते हुए चलनी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है कौन सा, देवरिया ताल। देखिए देवरिया ताल कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब देखिए सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल, उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल कहां पड़ता है, नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल कहां पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ताल देवरिया ताल कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग में। तो ये प्रश्न आपको रिलेट करते हुए पढ़ने पड़ेंगे। देखिए काफी बारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखिए देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, तो देवरिया ताल से ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है बासुकी ताल। अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि बासुकी ताल कहां स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, केदारनाथ के पास में। परीक्षा वाली पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कहां मिलेगा, टिहरी में मिलेगा, जो कि गलत है। तो बासुकी ताल कहां स्थित है, केदारनाथ में स्थित है, कहां पे, रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, अभी फॉरेस्ट गार्ड के हाल ही पेपर में भी ये प्रश्न पूछा चुका है। बासुकी ताल के साथ साथ देखिए चौराबाड़ी ताल, क्यों इंपोर्टेंट है चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ग्लेशियर के कारण ही तो केदारनाथ आपदा आई थी ना। केदारनाथ आपदा कब आई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पिछली वीडियो में ही बताया है। ठीक है, तो चौराबाड़ी ताल कहां स्थित है, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ क्या, बधानी ताल, सरवदी ताल, गांधी सरोवर और देवरिया ताल और बासुकी ताल, ये सभी कहां है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछाते हैं कि देवरिया ताल कहां स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में बधानी ताल, रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग में बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग में सरवदी ताल, रुद्रप्रयाग में गांधी सरोवर, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो सभी ताल कहां है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां कि उत्तराखंड के किस बायोस्फीयर रिजर्व साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान प्राप्त है। अब देखिए दोस्तों यहां से भी ना काफी सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब, 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, चमोली में। नंदा देवी पर्वत के पाद पर यानी कि जड़ पर स्थित है क्या, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। स्थापना कब हुई थी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, 1982 में। और यहां पर क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। कब हुई थी, 1988 में। तो ये चीजें आपको दोनों रिलेट करनी है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो 1982, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो 1988। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आता है क्या कि बायोस्फीयर रिजर्व साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान प्राप्त है, वो किसको है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को ही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और इसे कब प्राप्त हुआ, तो 1988 में। 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्थान प्राप्त हुआ। और अगर इस बात करें हम, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता कब मिली, तो इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली 2004 में, 2004 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां से रिलेट करते हुए पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सारी चीजें भी मैं 1-1 वाली वीडियो मैंने बताई है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो ये चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम किसके द्वारा संपादित होकर प्रकाशित किए गए थे। तो हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम EFT एटकिंसन के द्वारा संपादित होकर प्रकाशित किए गए थे। किस नाम से, हिमालयन गजेटियर नाम से 1882 में प्रकाशित किए गए थे। अब प्रश्न पूछ देगा कि हिमालयन गजेटियर किसकी रचना है, या हिमालयन गजेटियर किसका लेख है, इस टाइप से, तो यह है किसका, EFT एटकिंसन साहब का। ठीक है, तो और यहां से यह प्रश्न तो लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम किसके द्वारा संपादित होकर प्रकाशित किया गया था, तो EFT एटकिंसन के द्वारा। ठीक है, कब, 1882 में। और हिमालयन गजेटियर रचना भी किसकी है, EFT एटकिंसन की है। इसी में इन्होंने हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। अब देखिए EFT एटकिंसन का मूल क्षेत्र क्या था, इस प्रकार का एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो क्या थे, औषधि वैज्ञानिक थे। क्या थे, औषधि वैज्ञानिक थे। अब देखिए एग्जाम में ना लेखक भी था एक ऑप्शन, या इतिहासकार भी था, तो अधिकतर लोग ना इतिहासकार या लेखक मार के आए थे, लेकिन मूल क्षेत्र पूछा गया। ड्राफ्टमैन के एग्जाम पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि एटकिंसन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो
आंसर क्या माना, औषधि वैज्ञानिक। मुख्य क्षेत्र इनका औषधि वैज्ञानिक का था। इसी के साथ साथ ये क्या थे, लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, ठीक है। मुख्य क्षेत्र औषधि वैज्ञानिक का। ऐसे ही यशोधर मठपाल का क्षेत्र पूछा गया था, काफी बार मैं बता चुका हूं। तो यशोधर मठपाल किस क्षेत्र से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब वहां पे भी ऑप्शन पे डिपेंड होती है चीजें, आपके कॉन्सेप्ट के लिए जो क्लियर है वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला 17वां प्रश्न है कि कत्यूरी राजवंश की राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित करने वाला कत्यूरी राजा कौन था। तो यह प्रश्न तो नॉर्मल सा है, सभी को पता होगा कि कत्यूरी राजवंश की राजधानी पहले कहां थी, जोशीमठ में थी, चमोली जनपद में। उसके बाद में बैजनाथ बागेश्वर जनपद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह कौन सा कत्यूरी राजा था। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा राजा था ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दिखी गई है। किसी किताब में बताया जाता है कि सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित किया। किसी किसी बुक्स में डायरेक्टली नरसिंह देव का नाम दिया गया, जैसे कि घनश्याम जोशी में। किसी किसी बुक्स में क्या अशांति देव नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये तीनों नोट करने हैं कि किसके द्वारा किया गया था, यह एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस है नरसिंह देव के है, या फिर सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज का नाम आया है। किसी वंशज का, कौन वंशज था ये भी एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित करने वाला कत्यूरी राजा कौन था, वो थे सुभिक्ष राजदेव, नरसिंह देव या फिर अशांति देव। आपको तीनों ही याद रखने पड़ेंगे। अब बात आती है कि कार्तिकेयपुर घाटी कहां स्थित है। तो कार्तिकेयपुर घाटी आएगा तो चमोली में, और कत्यूरी घाटी आएगा तो कत्यूरी घाटी आएगा कहां, बागेश्वर। बागेश्वर बैजनाथ वाले एरिया। बैजनाथ घाटी कहां स्थित है, बैजनाथ घाटी तो बागेश्वर में। बैजनाथ मंदिर कहां स्थित है, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में, ठीक है। बैजनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी, भूदेव, ललित पुत्र भूदेव, बैजनाथ मंदिर के संस्थापक, ठीक है। बैजनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये लोग आइए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैंने एक शैली वाला वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख ले, वहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है आज का 18वां, स्थानीय भाषा में कल्याण किसे कहा जाता है। तो नाश्ते के समय पे क्या कहा जाता है, नाश्ते के समय को कल्याण कहा जाता है, ठीक है। नाश्ते के समय को कल्याण कहा जाता है, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो उसे क्या कहता है, कल्याण। तो कल्याण क्या है, नाश्ते का समय। या प्रश्न पूछ लेगा कि स्थानीय भाषा में नाश्ते के समय को क्या कहा जाता है, तो कल्याण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों बता रहा हूं आपको। अब देखिए ऐसे पटवारी में ना एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाई को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, बहन को क्या कहा जाता है। ऐसी मतलब क्या पूछा गया था, दादाजी को आमा किसे कहा जाता है, दादी किसे कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न ना एग्जाम में बनते हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली की नॉलेज कितनी है आपको। अगर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो क्या आप उसकी भाषा को समझ सकते हैं, क्या आप उसे टैकल कर सकते हैं, ये चीजें भी एग्जामिनर देखता है। अगर आपकी फील्ड वाली जॉब है, देखिए वीडियो बीपीडीओ मुख्य जॉब है, फील्ड वाली जॉब है दोस्तों, तो आपको अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीजों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा है। अगर आप उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में ड्यूटी करेंगे तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, क्या आप इस लायक है कि किसी को अगर हिंदी बोलनी नहीं आ रही है तो आप उनकी स्थानीय भाषा को समझ पाए, उनके नॉर्मल वर्ड को समझ पाए। तो ये चीजें ना एग्जामिनर देखता है पटवारी में, इसीलिए यहां से प्रश्न पूछा गया था, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से किस अनशन को जाना जाता है। तो दोस्तों यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का एक अनशन था 1994 में। वो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे एक पृथक राज्य आंदोलन के लिए ये अनशन किया गया था, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और किस तारीख को यह हुआ था, तो 9 अगस्त 1994 में पौड़ी में हुए आमरण अनशन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से किस अनशन को जाना जाता है। तो 9 अगस्त 1994 में पौड़ी में हुए आमरण अनशन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला 20वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पवारकालीन इतिहास में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन अभिलेख कहां से मिला है। अब देखिए परमार राजवंश या पवार राजवंश दोनों एक ही है। परमार राजवंश या पवार राजवंश के संस्थापक कौन थे, कनकपाल। कहां से आया था भाई, धारी गुजरात से आया था शासक। भानु प्रताप की बेटी से इसने शादी करी थी, ठीक है। तो पवार कालीन इतिहास में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो चांदपुरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसे हम चांदपुरगढ़ अभिलेख भी कहते हैं। चांदपुरगढ़ अभिलेख, चांदपुरगढ़ अभिलेख। और चांदपुरगढ़ अभिलेख कहां स्थित, चांदपुरगढ़ कहां स्थित है, यह चांदपुरगढ़ कहां स्थित है दोस्तों, यह चमोली जनपद में स्थित है। कहां पे, चमोली जनपद में स्थित है। और परमार राजवंश की प्रथम राजधानी के रूप में भी इसी चांदपुरगढ़ को जाना जाता है। परमार गढ़वाल स्थित 52 गढ़ों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली गढ़ के रूप में भी इसी चांदपुरगढ़ को जाना जाता है। चांदपुरगढ़ का राजा कौन था, भानु प्रताप। भानु प्रताप अपनी बेटी का विवाह करता है किससे, कनकपाल से, और कनकपाल को घरजवाई बनाया था। कनकपाल यहाँ पे अपने एक नए राजवंश की नींव डालता है, इसका नाम हम पढ़ते हैं परमार राजवंश या फिर पवार राजवंश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में पवार राजवंश काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको पवार राजवंश से पूछने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो इसकी वीडियो जगह आपको डिटेल में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चांदपुरगढ़ का है, चमोली में है। चांदपुरगढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आटागाड़ नदी के किनारे है। एग्जाम में पूछा गया लोक सेवा आयोग में, चांदपुरगढ़ कौन सी नदी के किनारे, आटागाड़। प्रश्न ये भी पूछा गया कि गढ़वाल स्थित 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली गढ़ कौन सा था, वो था चांदपुरगढ़, ठीक है। अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि चांदपुरगढ़ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहीं से एक और प्रश्न आता है कि चांदपुरगढ़ में उत्खनन का कार्य कब हुआ था, 2004
2005 या फिर 2006, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। तो 2005 में इसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ था, या कहीं कहीं 2004 में भी शुरू दिया गया, 2006 में कंप्लीट दिया गया है। ठीक है, अब यहीं से एक और प्रश्न आता है कि कनकपाल का गढ़ क्या कौनपुर गढ़ उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? कौनपुर गढ़। तो कनकपाल का गढ़ कौनपुर गढ़ उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। क्या? कौनपुर गढ़। सबसे पहले जो कनकपाल यहां पे आया था, उसने जब परमार राजवंश की यहां पे स्थापना करी तो उसने एक गढ़ बनाया अपना, क्या? कौनपुर गढ़, जो कि चांदपुरगढ़ के ही पास में था। ठीक है, तो ये चीजें ना आपको रिलेट करते हुए दोस्तों पढ़नी पड़ेंगी और महत्वपूर्ण है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि आजाद भारत के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन, के.एल. मेहता, गोविंद बल्लभ पंत जी और एस रविनाथ जी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग हमारी वीडियो देखने वाले होंगे, उतना ही इंटरेस्ट आएगा मुझे पढ़ाने में और उतनी ही अच्छी तरीके से मैं आपको बारीकी से चीजें बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर देखें इन वीडियोस को। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठाएंगे ना तो आप यहां से कोई प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि चीजें मैं आपको उसी प्रकार से समझाते हुए चल रहा हूं जैसा आज का पैटर्न है। आज के जमाने में आप ये पढ़ के जा रहे हैं ना कि परमार राजवंश की राजधानी कहां है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आज आपको राजधानी के बारे में सबसे अंदर 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 जाके तथ्य ढूंढने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, तभी आप उस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बताएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड की डिटेल स्टडी कराई जाती है, वहां पर आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, तो आपको दोनों पहले में करते हुए चलनी पड़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।